Good morning to all of you. Myself Rahul Prajapat. I am nursing tutor in Index Nursing College. So today we will discuss about the amputations. So next one, firstly we will discuss about the introduction of the amputations. So in introduction, an amputation is the surgical removal of part of the body such as an arm and leg. This topic may be helpful if your friend or a member of your family recently had a or planning to हैव ए एम्पुटेशन। आपको इसे पता ही है कि एम्पुटेशन जो है वो सर्जिकल रिमूवल पार्ट ऑफ द बॉडी है, ठीक है, जिसमें हम बॉडी पार्ट्स हो गया सच एस लेग्स है या किसी पेशेंट है जिसका आर्म है उसको निकालने की जो प्रोसेस है हम उसको एम्पुटेशन कहते हैं, ठीक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशंस। सो डेफिनेशन इज़ द एम्पुटेशन इज़ ए रिमूवल ऑफ ए बॉडी पार्ट यूजुअली एन एक्सट्रीमिटी। हमने देखा है कि यूजुअली एक्सट्रीमिटी जैसे कोई पेशेंट है उसके दोनों हाथ है या दोनों पैर है, अगर उनका कोई सर्जिकल कोई प्रोसेस के कारण या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण या कोई भी किसी भी प्रोसेस के कारण या किसी इंसिडेंस के कारण अगर किसी पेशेंट का सर्जिकल रिमूवल होता है पार्ट का जो एक्सट्रीमिटी का, तो उसे हम एम्पुटेशन कहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ से यू कैन सी दिस पिक्चर ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन एंड एम्पुटेशन रिपेयर। आप देख सकते हैं दो पिक्चरें हैं आपके पास। एक पिक्चर है जिसमें हैंड को जो उसका पाम है पूरे पाम को एक साइड किया गया है और एक में रिपेयर किया गया है। देन टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन हम देखेंगे कि कितने टाइप्स का एम्पुटेशन होता है। इसमें दिया है कि अबव नी एम्पुटेशन रिमूविंग पार्ट ऑफ द थाई, नी, शीन, फुट एंड टोइस। एक सबसे पहले देखा जाएगा कि जो पहला पार्ट होता है जो एम्पुटेशन का, उसमें हम रिमूव करते हैं जो अबव नी, जो घुटने का जो पार्ट है हमारे बॉडी में उसके नीचे वाला जो एरिया है उसमें थाई पार्ट ऑफ द थाई, इसमें नी है, इसमें शीन है, फुट है और टो है। मोस्टली भी हमने देखा होगा पेशेंट को डायबिटिक फुट है या फिर किसी आरटीए का पेशेंट है उसमें ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरे टाइप का एम्पुटेशन होता है बिलो नी एम्पुटेशन, रिमूव द लोअर लेग, फुट एंड टोज, ठीक है। उसके बाद होता है बिलो नी एम्पुटेशन, उसमें क्या होता है लोअर लेग और फुट और टो को, ये उसके हाई लेवल का एम्पुटेशन है। जो सेकेंडरी एम्पुटेशन है उसमें हमने देखा कि जो नी है उसका एम्पुटेशन होगा, उसमें जो लोअर साइड जो लेग है और उसके फुट और टो का एम्पुटेशन होता है। सो थर्ड वन इज़ आर्म एम्पुटेशन। हम देखेंगे आर्म एम्पुटेशन है जो हमारे आर्म है लोअर साइड अपर साइड जो आर्म है हमारे जो दोनों साइड जो आर्म है उनका अगर एम्पुटेशन है तो थर्ड वन में हम उसका रखेंगे आर्म एम्पुटेशन, ठीक है। उसके बाद हैंड एम्पुटेशन हमारा जो आर्म के बाद जो हैंड है, हैंड में अगर कहीं भी एम्पुटेशन करना पड़ा तो उसको बोलेंगे हम फोर्थ वन इज़ हैंड एम्पुटेशन। उसके बाद फिफ्थ वन कैटेगरी है उसमें है फिंगर एम्पुटेशन। कोई भी आरटीए के कारण किसी इन्फेक्शन के कारण अगर हम फिंगर को बॉडी पार्ट से हटाते हैं तो उसको हम बोलेंगे फिंगर एम्पुटेशन। देन उसके बाद है फुट एम्पुटेशन, रिमूविंग पार्ट ऑफ द फुट। देन उसके बाद हम देखेंगे कि जो अपना फुट है जो दोनों साइड के फुट है, अगर फुट में अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर हम किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी आरटी के कारण या बॉडी पार्ट रिमूव करना हमको, तो अगर हम फुट को रिमूव करेंगे तो वो फुट एम्पुटेशन कहलाएगा। देन लास्ट वन इज़ द टो एम्पुटेशन। तो हमने देखा कि 7 टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन है। सो हम फिर से रिवाइज करेंगे। अबाउ नी एम्पुटेशन, रिमूविंग पार्ट ऑफ द थाई, नी, शीन, फुट एंड टो। सेकेंड वन इज़ बिलो नी एम्पुटेशन। देन उसके बाद रिमूव द लोअर लेग, फुट एंड टो। थर्ड वन इज़ आर्म एम्पुटेशन जिसमें हमने हाथों के एम्पुटेशन की बात की है। उसके बाद बात हुई है हैंड एम्पुटेशन में दोनों हैंडों का एम्पुटेशन हो सकता है। देन उसके बाद फिंगर एम्पुटेशन जिसमें हम फिंगर्स का एम्पुटेशन करेंगे, फिंगर को बॉडी से रिमूव करेंगे। देन उसके बाद फुट एम्पुटेशन, रिमूव पार्ट ऑफ द फुट। देन लास्ट वन इज़ द टो एम्पुटेशंस। सो ये टाइप्स थे। हम आगे देखेंगे अब कॉजेस मीन्स होता है कि किन कारणों से या किन कारणों के कारण हमको एम्पुटेशन करना पड़ सकता है किसी पेशेंट को। हमने मोस्टली पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर एनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डायबिटिक मेलाइटिस
तो हम सीवियर कंडीशन या लास्ट स्टेज में या डायबिटिक टाइप 2 है पेशेंट को, तो हम उसमें एम्पुटेशन करना पड़ सकता है पेशेंट का, या बॉडी पार्ट्स ख़राब आगे के ना हो इसलिए हम एम्पुटेशन करेंगे। तो पहला जो पार्ट हम देखेंगे डायबिटिस मेलाइटस, ठीक है। तो डायबिटिस मेलाइटस में हम देखेंगे पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़, दूसरा। देन तीसरा हम देखेंगे ट्रोमेटिक इंजरी, एंड फोर्थ वन हम देखेंगे बर्न, फिफ्थ वन देखेंगे हम इलेक्ट्रिक बर्न, सिक्स वन जेनाइटल डिफॉर्मिटीज़, सेवन वन देखेंगे क्रॉनिक ओस्टियोमाइलाइटिस, एंड एट्थ वन इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो डायबिटिक मेलाइटिस में आपने कितने ही टाइप के पेशेंट्स ऐसे आप देख चुके होंगे डायबिटिक में, कि जिनका फुट है, जो डायबिटिक फुट वाले पेशेंट हैं, या फिर किसी इंजरी के कारण उन पेशेंटों का जो हैंड है या फिर कोई भी बॉडी ऑर्गन है जिसमें उसको पेशेंट को इन्फेक्शन है या फिर वो इन्फेक्शन रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो इन कंडीशनों में हम डायबिटिक पेशेंट में हम एम्पुटेशन करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि डायबिटिक पेशेंट के बाद हम देखेंगे पेरिफेरल वस्कुलर पेशेंट, ठीक है। सो उसके बाद हम देखेंगे कि पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़, अगर किसी पेशेंट का पेरिफेरल वस्कुलर है, जो अगर वस्कुलर सिस्टम से हम देखा जाए किसी पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट का वस्कुलर कुछ प्रॉब्लम है या पेरिफेरली किसी प्रॉब्लम है, या अगर डॉक्टर एडवाइस किया है पेशेंट को कि इस पेशेंट का ये जो पार्ट है, जैसे हैंड हुआ, आर्म है, आपके लेग्स हैं, अगर उनको रिमूव करना पड़ा तो हम उसको बोलेंगे पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़। तो पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़ इज़ द मोस्ट इंडिकेशन ऑफ द एम्पुटेशंस। देन उसके बाद देखेंगे अपन कि थर्ड वन जो है वो ट्रॉमेटिक इंजरी। हम आए दिन हम देखते हैं किसी पेशेंट्स का साथ, जैसे आरटीआई पेशेंट्स हैं, उसके साथ आरटीआई पेशेंट में अगर किसी पेशेंट का क्रश इंजरी है, किसी पेशेंट को अगर क्रश इंजरी है या कोई बॉडी पार्ट से जो कि बिल्कुल क्रश हो गया है, जिसकी रिकवरी होना संभव नहीं है, जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, उस केस में हम देखेंगे कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि हमें इसका एम्पुटेशन करना पड़ेगा। तो ट्रॉमेटिक इंजरी भी एक इंडिकेशन है इसका, वो पर्टिकुलर किसी पार्ट के लिए हो सकती है। तो ट्रॉमेटिक इंजरी में भी हम बॉडी पार्ट का एम्पुटेशन करते हैं। सो ये तीन हुए। चौथा जो हम उसका डिस्क्राइब फिर से करेंगे कि चौथा जो है बर्न में हमने देखा है कि हमने टाइप्स ऑफ बर्न में पढ़ा है कि हम डिफरेंट टाइप से बर्न को हम मेज़र करते हैं, उसका नंबर है, बर्न का परसेंटेज होता है। तो डिफरेंट पार्ट के लिए बर्न का एक अलग अलग परसेंट है। परसेंट के हिसाब से हम बॉडी पार्ट्स को चूज़ करके बर्न में भी अगर बर्न का रिकवरी नहीं होना पॉसिबल है या फिर पूरी तरह से बॉडी पार्ट्स अगर बर्न हो चुका है, तो इन केस ऑफ बर्न वी विल एम्पुटेट द पार्ट। तो ठीक है, तो बर्न भी कहीं ना कहीं हमारे एम्पुटेशन का जो एक इंडिकेशन है जो उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो बर्न में भी हम एक और कैटेगरी देखेंगे, इलेक्ट्रिक बर्न। बर्न किसी टाइप का भी हो सकता है। बर्न हमने पहले बर्न पढ़ा तो उसमें केमिकल बर्न हो सकता है, देन उसके बाद हमारा थर्मल बर्न हो सकता है या फ्लेमिंग बर्न हो सकता है, ये बर्न भी अफेक्ट करेंगे। तो हम पांचवा देखेंगे इलेक्ट्रिक बर्न। हम मोस्टली हमारे डेली लाइफ में देखते हैं कि कितने पेशेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक बर्न से सफ़र करते हैं, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक काम को करते हुए वो पेशेंट्स उससे इलेक्ट्रिक बर्न के कांटेक्ट में होते हैं या फिर किसी कारण से हमने देखा इलेक्ट्रिक बर्न में भी पेशेंट जिस इलेक्ट्रिसिटी वायर हो गया, जिस भी पेशेंट का मोस्टली हैंड या फिर लेग ही होगा, ठीक है, उस केस में पेशेंट का जो अधिकतर भाग जो होता है पेशेंट का जो लेग हुआ या हैंड हुआ, उसमें जो बॉडी पार्ट्स है वो इफेक्ट होता है, जिसके कारण पूरा बॉडी पार्ट्स बर्न हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो इस कंडीशन में भी हम इलेक्ट्रिक बर्न में पेशेंट का एम्पुटेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज ऑफ द बर्निंग इसको, ठीक है। तो डॉक्टर इसमें हमको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ वन होता है जो कि जेनाइटल डिफॉर्मिटीज़। आपने देखा होगा कि इन केस ऑफ लेबर या आफ्टर लेबर कितने ही जो नियोनेटल्स होते हैं जिनका बर्न हो, जिनको कंजेनाइटल या एनोमलीज हो गया या डिफॉर्मिटीज़ हो गया, जो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स वाले पेशेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें भी हम कई बार पेशेंट का जो डिफेक्ट पार्ट होता है या कंजेनाइटिस जो पार्ट होता है जो किसी काम का नहीं होता, जो एक हम बोल सकते हैं कि कंजेनाइटिस डिफेक्ट है, उस कंडीशन में भी हम उस पार्ट को ये काट कर या उसको एम्पुटेट करके हम उस पार्ट को बॉडी से अलग करके बॉडी को फिर रिकवरी के लिए हम तैयार करते हैं, जो इन केस जो हमारा जो इन्फेक्शन लेवल है वो ना बढ़े और
जो बच्चा है बेबी को हम एक सेफ लाइफ दे सकें। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है पेशेंट के लिए। हम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को बचाने के लिए भी कई बार एम्पुटेशन करते हैं। एंड उसके बाद है जेनाइटल तो हमने देख ही लिया। देन उसके बाद क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हमने देखा है कि बोन है जो हमारी, जो प्रिवेंशन हम बोन के लिए हमारे डेली लाइफ में जो हम डाइट लेते हैं, अगर उन चीज़ों की डेफिशिएंसी या फिर कोई भी क्रोनिक जो डिसीज़ है, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस हम बता रहे हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में कि ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसे प्रिवेंशली या फिर प्राइमरी स्टेज में हम उसका ट्रीटमेंट या उसका हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी है कि हम उसको देखते हैं कि अगर वो ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर बीमारी है या फिर डिसीज़ है तो अगर क्रॉनिक हो रही है तो उसमें बोन का रिकवरी होना पॉसिबल नहीं है, या फिर इन्फेक्शन उस चांस तक या उस स्टेज तक बढ़ चुका है कि हम उसको क्योर नहीं कर सकते। तो इस केस में भी हम उस पार्ट को रिमूव करके हमारे जो अदर पूरे बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी हम सेव कर सकते हैं। तो एम्पुटेशन क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है उसको रिकवर ना बन पाने या ना कर पाने की कंडीशन में भी हम एम्पुटेशन का यूज़ करते हैं। एम्पुटेशन जो मेथड है हम सर्जिकल एम्पुटेशन करते हैं। सो लास्ट वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। आपने पढ़ा होगा कि कैंसर का जो मैलिग्नेंट टाइप्स होता है जो ट्यूमर का, उसमें हम देखते हैं कि जो सेल है उसमें जो ग्रोथ होती है वो साइज ऑफ सेल का ग्रोथ होता है। साइज ऑफ सेल का ग्रोथ होता है तो हमारे जो ब्रेन है उसमें जो ब्रेन का जो सेल का साइज है वो इंक्रीज़ होने लगता है, इनलार्जमेंट होने लगता है। उसमें पेशेंट को हम इंसीजन देके या पेशेंट की सर्जरी के बाद हम जो पार्ट है उसको हम एम्पुटेट करते हैं, हम उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं बॉडी से। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर भी इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन द एम्पुटेशंस फॉर एम्पुटेशन। तो हमने चीज़ें देख ली है, डायबिटिक मेलाइटिस देखा हमने, पेरिफेरल वास्कुलर देखा, ट्रॉमेटिक इंजरी देखा, बर्न देखा हमने, इलेक्ट्रिक बर्न देखा, जेनाइटल डिफॉर्मेशन देखा, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस देखा और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ऑल मैलिग्नेंट्स जो है ट्यूमर्स वो हम एम्पुटेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ उसके बाद हम देखेंगे, हमने अभी कॉजेज़ देखा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नीड इन एम्पुटेशंस, कि हम जो कौन कौन से फैक्टर है जिनमें हमको एम्पुटेशन का नीड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैंसरस ट्यूमर इन द लिम्ब, सेकेंड वन देखेंगे फ्रोस्टबाइट, थर्ड वन देखेंगे गैंग्रेन जो कि एक टिश्यू डेथ होता है, एंड फोर्थ वन इज़ द न्यूरोमा और थिकनिंग ऑफ द नर्व टिश्यू, फिफ्थ वन इज देखेंगे पेरिफेरल आर्टरी डिसीज पीएडी और ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज, सिक्स्थ वन इज द सीवियर इंजुरी सच एज फॉर्म एट द एक्सीडेंट, एंड लास्ट वन देखेंगे हम डायबिटिक दैट द लीड्स ऑफ द नॉन हीलिंग और द इन्फेक्टेड वुंड्स ऑफ द टिश्यू। ठीक है, तो कैंसरस ट्यूमर इन द लिम्ब हमने देखा है कि अगर कोई कैंसर सेल है या फिर अगर कोई कैंसरस ट्यूमर है जो मैलिग्नेंसी है अगर हमारे लिम्ब में पाई जाती है, अगर हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब हम दोनों की बात करें, अगर हैंड का या लेग का अगर लिम्ब पे अगर आपको कैंसरस ट्यूमर है तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है एम्पुटेशन का, कि हमको डॉक्टर सजेस्ट करें कि हम उस जो पार्ट है या हैंड है या जो लेग है हम उसका एम्पुटेशन कर सकते हैं। तो कैंसरस ट्यूमर इन द लिम्ब is the also indications of the amputations. Second one is the frostbite, जो frostbite है वो भी एक इंडिकेशन है। तीसरा हमने देखा था गैंग्रेन टिश्यू डेथ, किसी इन्फेक्शन कारण से या इन्फेक्शन की थर्ड स्टेज या फिर किसी सीवियर इन्फेक्शन के कारण किसी सेल का स्पेसिफिक जगह से या उसका गैंग्रेन हो जाना जिसको हम टिश्यू डेथ बोलते हैं, जिसमें जो टिश्यू रहता है जो सेल रहती है वो किसी काम का नहीं रहता, उसमें ब्लड सप्लाई है या फिर जो नर्व सप्लाई है वो सब बंद हो जाती है जिसके कारण हम उस टिश्यू को डेथ मान लेते हैं, तो उसको हम गैंग्रेन कहते हैं। गैंग्रेन भी एक हम एम्पुटेशन के नीड का कारण हो सकता है, ये हम आए दिन हमारे डेली लाइफ में या हॉस्पिटल में देख सकते हैं इस चीज़ को। चौथा देखा था हमने न्यूरोमा ऑफ थिकनिंग ऑफ द नर्व टिश्यू, तो हमारा जो नर्व टिश्यू है उसमें थिकनिंग हो जाता है जिसको हम टर्म बोलते हैं न्यूरोमा। तो न्यूरोमा की कंडीशन में भी हम उस पार्ट को हटाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी हमें एक नीड होती है एम्पुटेशन की, तो न्यूरोमा भी एक इंडिकेशन हो सकता है एम्पुटेशन का। सो हमने बात कर चुके हैं पहले चैप्टर में कि पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज़ जो पीईटी और ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ मतलब होता है कि किसी पेरिफेरल भाग या फिर पेरिफेरल जो पार्ट है जिसमें आर्टरी डिसीज़ में जो आर्टरी है वो ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज होने के कारण वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है जो नर्व सप्लाई है वो ब्लॉकेज हो चुकी है फाइनली। तो ब्लॉकेज रुकने के कारण जो आगे का पार्ट है उसका वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण वो आगे का पार्ट है वो
अलाइव नहीं रहता है, जिसके कारण उस पर डेथ की संभावना होती है। अगर उसके पीएडी के कारण अगर किसी जो पार्ट है उसकी डेथ होती है तो हम उसे पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ में लेते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ में भी हम एम्पुटेशंस का नीड कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने देखा सीवियर इंजरी सच एज फॉर्म ए कार एक्सीडेंट। हमने देखा है कि आए दिन हमारी लाइफ में कि आरटीए होता है, आरटीए में सीवियर इंजरी किसी, मान लो कि एज्यूम दैट द वन पेशेंट्स कम इन कैजुअल्टी कि उसको पेशेंट्स को हैंड का क्रश इंजरी है, तो हम क्रश इंजरी या फिर ऐसी इस तरह की इंजरी है जिसका रिकवरी होना पॉसिबल नहीं है या फिर संभव नहीं है, तो हम उस कंडीशन में भी पेशेंट का एम्पुटेशन करने की नीड है। या फिर उस पार्ट को हम हटा के आगे जो होने वाला इन्फेक्शन है उसको हम रोक सकते हैं या आगे वाले इन्फेक्शन के लिए हम क्योर हो सकते हैं। तो सीवियर इंजरी सच एज फॉर्म ऑफ अ कार एक्सीडेंट इज़ द आल्सो इंडिकेशन ऑफ द एम्पुटेशंस। तो लास्ट वन की हम बात करेंगे, डायबिटिक दैट द लीड टू नॉन हीलिंग और इन्फेक्टेड वुंड और टिश्यू डेथ। ठीक है, हम देखेंगे डायबिटिक जो वन होता है, जो डायबिटिक मेलाइटिस जो फर्स्ट पार्ट होता है, देन उसके बाद होता है डायबिटिक टाइप 2 जो कि सीवियर पार्ट होता है। उसमें हम देखेंगे कि किसी पेशेंट को अगर कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के बाद किसी पार्ट में जैसे डायबिटिक फुट हो गया, उसमें अगर आपको अगर इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन के बाद भी आपका जो वुंड है, वुंड का रिकवरी होना पॉसिबल नहीं है, अगर डॉक्टर हमको सजेस्ट करते हैं कि या फिर हम उसका ड्रेसिंग डेली करवाने के बाद या फिर हमको लग रहा है कि पेशेंट्स का जो इन्फेक्शन लेवल है वो अपर साइड या और जो उसको स्प्रेड हो रहा है जो पूरे लेग को भी कवर कर सकता है, तो इन केस ऑफ प्रिवेंशंस ऑफ अनदर ऑर्गन्स या फुल ऑर्गन के कारण भी हम उसको एम्पुटेशन कर सकते हैं। तो ये भी एक एम्पुटेशन का नीड हो सकती है। तो हमने डिस्कस की अभी नीड इन एम्पुटेशन। सो हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम बात करेंगे एम्पुटेशंस कॉम्प्लिकेशंस की हमारे जो एम्पुटेशन के दौरान जो आफ्टर एम्पुटेशंस पेशेंट्स की बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, क्या क्या रुकावटें हैं या फिर क्या क्या प्रॉब्लम से पेशेंट को सफ़र करना पड़ सकता है एम्पुटेशंस के बाद में। कॉम्प्लिकेशंस इज़ एज विद एज एनी सर्जरी एम्पुटेशंस कैरियर सम रिस्क। कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड जो कि देखेंगे हम, पहला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है, देन उसके बाद देखेंगे हम स्वेलिंग या एडिमा, तीसरा इन्फेक्शन, चौथा या वुंड्स, या फिफ्थ वन देखेंगे हम वीकनेस एंड लास्ट में हम देखेंगे पेन। पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ब्लीडिंग। आफ्टर एम्पुटेशंस हम देखते हैं ब्लीडिंग का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पेशेंट्स का जो पार्ट है, जो भी रिमूवल पार्ट है वो रिमूव किया, उसके बाद स्टिचिंग है, स्टिचिंग के बाद जो आफ्टर ओटी के हम देखते हैं कि जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का ब्लीडिंग भी हमको चेक करना होता है, और उसके बाद हम ब्लीडिंग का कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। पेशेंट्स को कभी कभी समटाइम्स अगर स्टिचिंग का प्रॉब्लम है या फिर अगर पोस्ट ऑपरेटिव केयर का मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो पेशेंट को इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि उसको हाइपोवोलेमिक शॉक जैसी चीज़ों से भी गुजरना पड़ सकता है। तो ब्लीडिंग भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ब्लीडिंग को कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमको उसका जो सोकेज है, उसका जो ड्रेन है या ड्रेसिंग है, ये हमको चेक करते रहना है। उसके बाद देखेंगे हम कि स्वेलिंग और एडिमा। स्वेलिंग जो हमारा है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के कारण होता है पेशेंट्स को, या फिर जो इंसिजन वाला या फिर जो रिमूवल जो पार्ट है जिस जगह से हमने रिमूव किया है उसमें हम देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के दौरान कि जो पेशेंट को कभी कभी हमको स्वेलिंग दिखती है, पेशेंट को एडिमा होती है, तो उसके भी हम मैनेजमेंट करेंगे। तो स्वेलिंग और ब्लीडिंग ये भी एक मेजर कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट का हो सकता है, ये हमको फॉलोअप या डेली चेकअप में करके पेशेंट का देखना है। देन उसके बाद इन्फेक्शन इज़ द मेजर सोर्स एंड मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एम्पुटेशन आफ्टर सर्जरी। वी हैव टू सी एंड वी हैव टू चेक द डेली ड्रेसिंग एंड टेक द फॉलोअप। तो हमको जो इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में हम जब पेशेंट किसी को हम एडमिट करते हैं या एम्पुटेशंस के लिए हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं या हम उसका प्री प्लान करते हैं, तो जब से लेके पेशेंट्स का एम्पुटेशन हो गया होता है या पेशेंट जब तक हॉस्पिटलाइज है, जब तक हम देखेंगे कि पेशेंट कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के बीच में रहता है। कहीं ना कहीं प्राइमरी इन्फेक्शन जो कि एक क्रॉस इन्फेक्शन होता है, पेशेंट को एम्पुटेशन के पहले भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन जो है वो हमको एक हाइजीनिक, जो पेशेंट को हाइजीनिक रखना है, पेशेंट का डेली सोकेज चेक करना है, एंटीबायोटिक स्किप नहीं करना है पेशेंट का, तो हम इन्फेक्शन होने के भी चांस ज़्यादा है। देन उसके बाद जो पार्ट है जहाँ पे
पेशेंट का जहाँ से एम्पुटेशन किया है उस जगह को हमको हाइजीनिक रखना है, एंटीसेप्टिक टास्क को यूज़ करना है और उसको फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन ही रखना है। उसको किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं होने देना है, वरना इन्फेक्शंस इतना हो सकता है पेशेंट सेप्सिस में जाने के या फुल बॉडी या फुल ब्लड का इन्फेक्शन होने का चांस भी हो सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। इन्फेक्शन से बचने के हमको सोर्स हैं, उनको सारी जो टेक्निक्स हैं, एसेप्टिक्स मेथड्स हैं, या फिर हैंड हाइजीन है, या फिर हैंड के जो भी टास्क हैं, या फिर हमको वुंड को कैसे क्लीन रखें, या फिर इन्फेक्शन जो जगह को हुआ उन सारे जो इन्फेक्शन का जो साइकिल है हम उसके लिए बैरियर बनना है या फिर इन्फेक्शन को नहीं होने देना है। सो उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे इसके बाद में वुंड जो होता है वो कि किसी कारण से या फिर किसी बॉडी के रिस्पॉन्स से किसी जगह पे जहाँ पर कि एम्पुटेशन हुआ है उस जगह पे वुंड होने का संभावना भी है। अगर हम किसी पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या फॉलोअप है या फिर मेडिकेशंस को हम स्किप करते हैं या फिर प्रॉपर ड्रेसिंग या फिर सोकेट चेक नहीं हुआ हो तो उस जगह पर वुंड होने का भी चांस होता है। ठीक है, तो वुंड भी एक कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है एम्पुटेशन का। देन उसके बाद है मसल्स वीकनेस। अब हम अगर बात करें मसल वीकनेस की, तो अगर एक पेशेंट है हमारे पास जिसका लोअर लिम्ब है, जिसका नी से अबव साइड का हमने एम्पुटेशन किया है, तो एम्पुटेशन करने के दौरान हम पेशेंट्स का इतना वर्कआउट नहीं हो पाता, पेशेंट ठीक से चल नहीं पाता, तो उसके कारण जो हमारा मसल है वो वीक रहती है, पेशेंट को मसल का वीकनेस होता है और जिसमें पेशेंट्स को कमज़ोरी फील होती है या फिर ऐसा लगता है कि मसल्स मेरी ठीक नहीं हो पाई, या फिर ऐसा लगता है कि किसी दौरान पेशेंट का एम्पुटेशन के कारण ही मसल का वीकनेस आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि लास्ट वन है कि पेन जो होता है पेशेंट्स को, हम अगर किसी पेशेंट है हमने उसको अगर किसी इंडिकेशन है एम्पुटेशन का, तो हम देखेंगे कि शुरू से पेशेंट को पेन बना रहता है, तो सबसे पहले हमको पेन मैनेजमेंट करना होता है पेशेंट का। प्री ऑपरेटिव पेशेंट का भी पेन मैनेजमेंट करना होता है, इंट्रा ऑप और पोस्ट ऑप भी पेशेंट का पेन मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, तो पेन जो होता है वो आपने देखा होगा कि पेन जो होता है उसका 0 से लेकर 10 तक जो कैटेगरी है पेन स्केल से हम उसको असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है जो कि आपको एम्पुटेशन के बाद में या तो वो शॉर्ट टाइम हो सकता है या लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, जो कि पेशेंट का जो पेन है वो बना रहता है। तो ये जो भी कॉम्प्लिकेशन में पेन, ये भी एक अफेक्ट करता है एम्पुटेशन को। तो हमने अभी बात की सब कॉम्प्लिकेशन की, उसमें हमने ब्लीडिंग देखा, स्वेलिंग देखा, इन्फेक्शन देखा, वुंड देखा, मसल्स वीकनेस देखा और पेन देखा। ये सब जो फैक्टर्स होते हैं ये हम कॉम्प्लिकेशन के दौरान हम उसको एम्पुटेशन में देखते हैं और हमको इन चीज़ों का प्रिवेंशन करना होता है इन द एम्पुटेशंस। सो नेक्स्ट स्लाइड में भी हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की, जो कुछ पॉइंट्स और है हमारे पास। सो एक कॉम्प्लिकेशंस है हार्ट प्रॉब्लम सच एज हार्ट अटैक, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, स्लो वुंड हीलिंग एंड वुंड इन्फेक्शंस। देन उसके बाद है निमोनिया एंड लास्ट में हम देखेंगे स्टम एंड फैंटम लिम्ब ऑफ पेन। ठीक है, तो हम पहले की बात करेंगे कि हार्ट प्रॉब्लम सच एज हार्ट अटैक। कभी कभी किसी कारण से या पेशेंट्स का क्लोटिंग के कारण हमने देखा किसी पेशेंट का अगर एम्पुटेशन हुआ है, एम्पुटेशंस में आने वाली जो चीज़ें हैं जैसे कि किसी पेशेंट को थ्रोम्बस है या फिर जो हमारा कोगुलेशन फैक्टर है अगर वो काम नहीं करता है, या फिर हम सर्जरी के दौरान अगर किसी पेशेंट को थ्रोम्बस हुआ है या फिर कोई क्लोट है या फिर हमारा मेडिकेशंस के दौरान अगर कोई क्लोटिंग है या फिर कोई थ्रोम्बस बना है, अगर वो हार्ट तक पहुंचता है या फिर किसी कोरोनरी आर्टरी तक पहुंचता है तो वो भी हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके कारण हार्ट अटैक आने तक के चांसेस बने रहते हैं। तो हार्ट अटैक एक जो एम्पुटेशन का कारण हो सकता है, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकता बट हार्ट अटैक भी एक कारण हो सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी, ये हम मोस्टली एक पेशेंट में देखते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब जो हम अगर किसी पेशेंट है उसका लोअर पार्ट या अपर पार्ट में हम अगर उसका एम्पुटेशन करते हैं तो बाकी जो पार्ट है बॉडी का उसमें जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उसकी जो वेन है वो भी अफेक्ट होगी, वेन में भी थ्रोम्बोसिस होगा। अगर पेशेंट्स को हम स्टिचिंग होता है पेशेंट को तो थ्रोम्बस होने के चांस वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ की जो वेनें हैं उनमें थ्रोम्बस हो जाएगा, वेन भी उससे डैमेज हो सकते हैं। तो डीवीडी भी हमको देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एम्पुटेशंस में।
देन उसके बाद है कि स्लो वुंड हीलिंग एंड वुंड इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम जो हमारा जो वुंड है आफ्टर एम्पुटेशन, हमने जो देखा है कि जिस जगह से एम्पुटेशन हुआ उसका जो वुंड हीलिंग है, ठीक है, उसका वुंड हीलिंग भी धीरे होगा। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है अगर सचेस हमने अगर कोई एंटीबायोटिक है या फिर मेडिकेशन से या फिर प्रॉपर जो केयर है पोस्ट ऑपरेटिव केयर पेशेंट को नहीं मिली हो, या फिर हमने किसी मेडिकेशन को स्किप किया हो लाइक एंटीबायोटिक, तो जो हमारा वुंड का जो रिकवरी टाइम है वो बढ़ सकता है, जिसमें वुंड में इन्फेक्शन के चांस होने के भी चांस हो सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो स्लो वुंड हीलिंग एंड वुंड इन्फेक्शन। देन उसके बाद हम देखेंगे निमोनिया। पेशेंट्स को निमोनिया, अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो रेयरली हम बात करें तो निमोनिया होने के चांसेस भी हो सकता है। अगर हमने इन्फेक्शन का बोला है तो इन्फेक्शन जो है वो ऑल ओवर बॉडी का भी पेशेंट को हो सकता है, पेशेंट्स सेप्सिस में भी जा सकता है। अगर हमने पोस्ट ऑपरेटिव केयर या फिर हमने इस पेशेंट के जो एरिया है जिस पार्ट में जिसका एम्पुटेशन हुआ है तो उसमें इन्फेक्शन के साथ साथ निमोनिया इन्फेक्शन होने का भी चांसेस बना रहता है। स्टम्प एंड फैंटम लिम्ब ऑफ पेन। ठीक है, जो स्टम्प है उस टाइप का या फिर फैंटम लिम्ब ऑफ पेन, हम लिम्ब पे पेन बना रहता है जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है, और जो लिम्ब है वो स्टम्प भी हो सकता है। सो अगला हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट है, जो हम मेडिसिन्स जो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट एंड क्योरेटिक ऑफ द एम्पुटेशंस, तो वो है मेडिकेशन दैट मे बी यूज्ड टू हेल्प रिलीव पेन इंक्लूडिंग। हमको सबके पहले देखना है कि जो एम्पुटेशंस हुआ है पेशेंट को, उसको सबके पहले हमको पेन मैनेजमेंट करना है, तो हम पेन के लिए उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। उसमें मेडिकेशंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द पेन हम देखेंगे। तो सबके पहले पेशेंट्स अगर हमारे पास ओटी से रिसीव होता है या फिर पेशेंट्स को हमने ऑपरेशन थिएटर से हमारे वार्ड हमारे आईसीयू में अगर पेशेंट को लिया है, तो सबसे पहले उस पेशेंट में हमको पेन देखने को मिलेगा कि पेशेंट को बहुत सीवियर पेन हो सकता है। तो सबके पहले हमको पेशेंट रिसीव करने के बाद पेन मैनेजमेंट ही करना है। देन हम उसके बाद अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सच एस आइबुप्रोफेन। हम अगर बात करें एनसेड्स की, एनसेड्स जो होते हैं जो एनाल्जेसिक भी होते हैं, नॉन स्टेरॉइड भी होते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जैसे आइबुप्रोफेन, तो हम उसमें भी उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा हमने कि हम देखते हैं कि एंटी कन्वल्जेंट सच एस कार्बाजेपाइन एंड गाबापेंटिन। हमने देखा कि नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग है एनसेड्स वो देते हैं हम पेन के लिए। देन उसके बाद हम देखते हैं एंटी कन्वल्जेंट। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट में, अगर पेशेंट हमने रिसीव किया है या फिर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, उनमें एनेस्थेटिक एजेंट्स जो यूज़ हुए हैं वो उनका भी एक इफ़ेक्ट हो सकता है। उसमें हम जो कन्वल्जन है उनको प्रिवेंशन करने के लिए या फिर प्रिवेंट के लिए जो कार्बाजेपाइन है, जो एंटी कन्वल्जन जो ड्रग है, उनको भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कार्बाजेपाइन और गाबापेंटिन। इन दोनों में से जो भी ड्रग है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द एम्पुटेशंस। देन उसके बाद हम देखें तो एंटी डिप्रेशन सच एज द एंटी एमिट्रिप्टिलिन एंड नोरट्रिप्टिलिन विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट नर्व पेन। हम देखें कि किसी पेशेंट्स है, अगर पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव है, उसका पेन अगर लंबा है बना है पेन, तो हम उसको देखेंगे न्यूरोपैथिक जो पेन होते हैं उनमें हम इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हो सकते हैं एमिट्रिप्टिलिन और नोरट्रिप्टिलिन। ये जो है हम उसको पेन जो नर्व का पेन होता है, अपोइड सच एस कोडिन और मॉर्फिन। हमने देखा कि अगर किसी पेशेंट है उसका अगर पेन मैनेजमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं या फिर इतना सीवियर पेशेंट है या इतना सीवियर पेन है पेशेंट को जो हमारे साथ टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को सेडेशन के लिए या पेन रिलीव करने के लिए भी कुछ ड्रग यूज़ कर सकते हैं, सच एस कोडिन और मॉर्फिन। कोडिन और जो मॉर्फिन है वो सेडेशन एनाल्जेसिक के लिए होता है, जो कि सेडेटिव एनाल्जेसिक होता है, जिससे पेशेंट को पेन रिलीव होता है और पेशेंट को हम सुलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक सीवियर पेन के लिए हमको यूज़ करना है, जो कि पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन या पेशेंट का जो पेशेंट का हम उसमें हम हमारा कंसेंट होता है, उस कंसेंट को लेने के बाद एक डॉक्टर या फिजिशियन के अंडर ही हम इन ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मॉर्फिन और कोडिन है। देन उसके बाद कोर्टिकोस्टेरॉइड और लोकल एनेस्थेसिया इंजेक्शन। हम देखते हैं अगर कुछ
टाइप का जो एम्पुटेशन है या फिर फिंगर का एम्पुटेशन है, जो एक शॉर्ट जी पार्ट का एम्पुटेशन है, तो उसमें हम जो कम जगह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हो सकता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम देते हैं, या फिर लोकल एनेस्थीसिया जैसे होता है लिग्नोकेन होता है, या फिर इंजेक्शन लिग्नोकेन होता है, तो हम या फिर उसका लिग्नोकेन का जो क्रीम होता है, इन चीज़ों का भी इस तरह के जो भी एजेंट्स होते हैं लोकल एनेस्थीसिया, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने मेडिकल मैनेजमेंट में देख लिया नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो कि एनसेड्स है उनको दिया हमने, आइबुप्रोफिन को दिया, एंटी कन्वल्जन में हमने कार्बाजीपाइन और गाबापेंटिन को दिया है। एंटी डिप्रेसिव ड्रग जो है पेशेंट को कि हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पेशेंट पे पड़ सकता है, तो उस चीज़ से हम प्रिवेंशन करने के लिए हम नोरटिप्टेलिन जैसी ड्रग का यूज़ करते हैं, जो कि मैनेजमेंट में काम होता है, जिसका एम्पुटेशन में मैनेजमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अपॉइड सच एस कोडिन और मॉर्फिन हमने बात की अभी, सेडेशन या फिर सीवियर पेन या सेडेटिव एनाल्जेसिक के तौर पे हम मॉर्फिन का भी यूज़ करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड और लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन का यूज़ हम पेन मैनेजमेंट में करते हैं, जो कि एम्पुटेशन से होता है। देन हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि अब हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द एम्पुटेशंस। कि एक पेशेंट है, हमने उसको अगर हम पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं या फिर साइकोलॉजिकल हम उसको सपोर्ट दे के हम उसको एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। देन उसके बाद हम देखेंगे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पेशेंट को क्या क्या हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं एम्पुटेशन के बाद पेशेंट में। पेशेंट को सबसे पहले हो सकता है डिप्रेशन का मीन होता है कि अगर किसी पेशेंट है, अगर उसका हमने मान लो कोई लेग है या लेग का पार्ट है हमने, तो उसको अगर एम्पुटेट किया है पेशेंट को, या फिर पेशेंट का सहमति ना होने के, या फिर पेशेंट इस हालत में था हमने उसका कंसेंट ना लिया हो, तो उसके बाद पेशेंट जब कॉन्शियस होता है तो वो डिप्रेस हो सकता है। पेशेंट वो ये सोच सकता है कि सोशली मैं सब चीज़ों में डिसेबल हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए एबल नहीं हूँ, तो डिप्रेशन भी एक इम्पैक्ट हो सकता है साइकोलॉजी में, जो कि एक एम्पुटेशन के बाद हमको पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो हमको उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। हम इस कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाना है कि पेशेंट कहीं ना कहीं डिप्रेशन में नहीं जाएँ। देन उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि एंजाइटी मीन्स जो होता है कि पेशेंट्स या तो अगर पेशेंट किसी कंसेंट को देने के लिए राज़ी नहीं है, या फिर पेशेंट्स को एंजाइटी है, किसी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की एंजाइटी है, या फिर एम्पुटेशन से एंजाइटी है, तो ये चीज़ें भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमको दिखती है कि कई पेशेंट्स में कि पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज होने में भी एंजाइटी हो सकती है, या फिर पेशेंट्स अपनी सर्जरी को लेके एनजीएस है, या पेशेंट का न्यूट्रिशनल एंजाइटी से बिगड़ा हुआ है, या फिर पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न है, ये सब चीज़ें भी एंजाइटी को लेकर बनी रहती है, कई बार हम पेशेंट में इम्पैक्ट में देखते हैं। देन उसके बाद डेनियल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दे नीड द मेक चांस सच एस हैविंग द फिजियोथेरेपी टू एडेप्ट टू लाइफ आफ्टर एन एम्पुटेशन। देन उसके बाद हम देखेंगे ग्रीफ। तो ग्रीफ भी पेशेंट में हमको देखने को मिलता है, कितने पेशेंट में कि पेशेंट साइकोलॉजी इम्पैक्ट में हमको एम्पुटेशन में ग्रीफ भी देखने को मिलेगा। फीलिंग सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइडल कंडीशन भी हो सकती है। पेशेंट्स अगर कोई पेशेंट्स है उसका एम्पुटेशन हुआ है, या फिर पेशेंट को इंटरनली या फिर पेशेंट को हज़ार्ट हुआ है, या फिर पेशेंट्स अपने आप को हर्ट कर लेता है, इस चीज़ के लिए डिप्रेशन हो जाता है उसको कि मैं सोशली इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं किसी पार्टिसिपेशन में मैं भाग भी नहीं ले पाऊँगा, तो इस चीज़ों में भी हम सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिल सकती है, जो कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है एम्पुटेशंस का। नेक्स्ट वन हम देखेंगे हेल्थ एजुकेशंस में हम देखेंगे हम जो सब चीज़ों के बाद जो पेशेंट्स को पोस्ट ऑपरेटिव है या फिर हेल्थ एजुकेशन है, हम उसके बाद जो फॉलोअप है वो चीज़ें हम देंगे, उसको हम बोलेंगे हेल्थ एजुकेशन। एडजस्टिंग द वे ऑफ योर प्रोस्थेसिस फिट्स टू मेक इट मोर कंफर्टेबल। ठीक है, पेशेंट्स को हमको बताना है कि लाइफ में जो भी है एडजस्टमेंट है, या फिर वो हर चीज़ों के लिए कंफर्टेबल रहे। अप्लाइंग हीट और कोल्ड योर लिम्ब सच एस यूजिंग हीट और आइस पैक रब एंड क्रीम। ठीक है, तो हमको जो लिम्फ है उस पर जो उसके पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, या फिर उसका जो पार्ट है, या फिर उसका वुंड है पेशेंट का, उसको हीलिंग के बाद जो भी घर पे जो उसका होम का जो केयर है वो उसके बारे में भी हम उसको एजुकेशन देंगे। मैसेज टू इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ स्टिमुलेशन मसल, हम उसको पेशेंट को एक्सरसाइज का या स्टिमुलेशन मसल्स करने का भी हम उसको नॉलेज या हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट्स को, या नियमित उसका जो एक्सरसाइज है पेशेंट्स वो करें, जो अपना जो बॉडी पार्ट्स है उनको स्टिमुलेट करें, ताकि जो पेशेंट का जो
बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो बना रहे। एक्यूपेंचर इन द थॉट इन द स्टिमुलेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम इन द पेन रिलीफ। उसके बाद एक्यूमुलेशंस के बाद ही जो पेशेंट का न्यूरोपैथी जो पेन है या फिर नर्वस सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है या पेन है उसके कारण पेशेंट को कंफर्ट फील करे पेशेंट्स, इसलिए हम उसको न्यूरोपैथी पेन को अवॉइड करने के लिए या फिर न्यूरोपैथी पेन को कम करने के लिए हम उसको स्टिमुलेशन या एक्सरसाइज का भी हेल्थ एजुकेशन देंगे। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन जो TNS विच इज़ द स्मॉल बैटरी ऑप्शनल डिवाइस इन द डिलीवरी इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू द अफेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी टू ब्लॉक टू ए रिड्यूस पेन सिग्नल्स। हम देखेंगे कि एक डिवाइस है TNS जिसका नाम हमने बोला ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, जो नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है, जो बैटरी से चार्ज होता है, बैटरी ऑपरेटिव जो डिवाइस है उसको भी हम यूज़ करेंगे कि जो पेशेंट का जो पार्ट है जो कि काम नहीं कर रहा है या फिर काम कम कर रहा है उस पेशेंट को भी हम स्टिमुलेट करने के लिए हम जो डिवाइस है उसकी सलाह देंगे। तो हमने हेल्थ एजुकेशंस में ये सब देखा, ठीक है। सो लास्ट वन, थैंक यू।